हेलो बच्चों, आप लोगों को कक्षा 10 के बच्चों के लिए ठीक है, आज पढ़ेंगे हम जैव विकास के बारे में। इसके पहले हम आनुवंशिकता के बारे में पढ़ रहे थे, वो चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब जैव विकास का चैप्टर उसमें दिया हुआ है कि आनुवंशिकता और जैव विकास। तो जैव विकास के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को इसके बीच में जीवन की उत्पत्ति के बारे में पढ़ाया जा रहा था, क्योंकि वो चीज़ें जैव विकास के अंतर्गत वो सारी चीज़ें दी गई थी, इसलिए उसको उसमें बता दिया गया। ठीक है, तो उसी से संबंधित इस तरीके के इसमें भी प्रश्न आएंगे, और क्योंकि जीवन की उत्पत्ति के बाद ही जैव विकास की प्रक्रिया संभव हो पाती है, इसलिए वो चीज़ें आपको वहाँ पर पढ़ानी पड़ती है। ठीक है, तो क्लास 10th में आप लोगों को जैव विकास के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, अब जैव विकास का जब प्रारंभ हुआ, ठीक है, तो जैव विकास का आरंभ होते समय या जब आरंभ हुआ तो उस समय सबसे पहले क्या है, सरल जीवों का विकास हुआ, सरल जीवों का। ठीक है, आप देखे होंगे कि जब आप जीवन की उत्पत्ति पढ़ रहे थे तो उसमें जीवों के विकास के बारे में बताया गया था कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आप लोगों ने देखा कि शुरू में किस तरीके से जो एआईओपैरिन का सिद्धांत था, ठीक है, तो वही सर्वमान्य है। एआईओपैरिन के सिद्धांत को ही जीवन की उत्पत्ति में सबसे सार्थक और सबसे महत्वपूर्ण जो है कि थियरी माना गया है कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में यह थियरी जो है बातें बताने में समर्थ रही और इसी को मान्य किया गया। उसमें आपने देखा कि जीवन की उत्पत्ति में जो परमाणु थे, यानी जो तत्व जीव द्रव्यों के निर्माण में भाग लेते थे, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते थे, फिर उनका संघनन हुआ, फिर वो क्या अणुओं का निर्माण हुआ, फिर उनके बाद जो है जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, कोएसरवेट्स का निर्माण। ठीक है, फिर स्टैनले मिलर का प्रयोग आपने देखा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का निर्माण, स्वपोषण की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ प्रोटिस्टा, इन सारी चीज़ों को आपने देखते हुए आया। तो उसमें क्या आप लोगों को मिला कि आप लोग देखें कि प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल्स का विकास, यानी कि जीवों की उत्पत्ति हो गई। तो यह सारी प्रक्रिया एक दिन में नहीं हुई बच्चों। कहने का मतलब यह है कि यह कैसे संभव हुआ, विकास के कारण हुआ। और जैव विकास क्या है, एक क्रमिक परिवर्तन है। ठीक है, जीवों में होने वाला क्रमिक परिवर्तन ही जैव विकास कहलाता है। क्या कहेंगे, जीवों में होने वाला क्रमिक परिवर्तन। ठीक है, क्रमिक परिवर्तन क्या कहलाता है, जैव विकास कहलाता है। क्योंकि जैव विकास क्या है, एक जो है लंबी प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें जैव विकास की प्रक्रिया होने में काफी समय लगते हैं, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, और धीरे धीरे उससे किसका विकास होता है, सरल जीवों से जटिल जीवों का विकास संभव होता है। ठीक है, जटिल जीवों का विकास। ठीक है, तो परिभाषा क्या मिल के आई कि जीवों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को ही जैव विकास कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखा गया कि पृथ्वी पर, ठीक है, निम्न जीवों से, पृथ्वी पर क्या है, निम्न जीवों से कह सकते हैं किसका विकास हुआ, जटिल जीवों का विकास हुआ। ये संभव हुआ, जटिल जीवों का विकास। ठीक है, ये जो है जैव विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हम जो बात करने वाले हैं जैव विकास के बारे में, जैव विकास के सिद्धांत के बारे में, उस पर सबसे पहला योगदान, सबसे महत्वपूर्ण योगदान जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क का रहा, जिन्होंने अपनी पुस्तक 1809 दिया होगा, जिन्होंने अपनी पुस्तक में, उसका नाम था पुस्तक का फिलॉसफी जूलॉजी। ठीक है, उन्होंने जैव विकास से संबंधित अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, यानी कि जैव विकास की कह सकते हैं हमने उसने नींव डाली। ठीक है, और उन्होंने अपने उन जीवों के विकास की प्रक्रिया के बारे में समझाया और उसमें अपने सिद्धांतों को जो है जैव विकास के अंतर्गत रखा। उनके सिद्धांत जो निम्नलिखित थे, पहली हेडिंग थी उनमें वातावरण का सीधा प्रभाव। ठीक है, वातावरण का सीधा प्रभाव।
तो इसमें उन्होंने बताया कि वातावरण, जीवों पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जीवों में वातावरण का सीधा प्रभाव, यानी कि वातावरण में अगर परिवर्तन होगा तो जीवों के अंदर परिवर्तन होगा। और यह परिवर्तन किसके ऊपर होता है? उनकी रचना, स्वभाव और आकृति। ठीक है, इनके ऊपर पड़ता है। रचना यानी कि उनका निर्माण किस तरीके से हो रहा है, वातावरण जिस तरीके से अनुकूलित करेंगे, यानी कि रचना में उनके निर्माण की प्रक्रिया में किस तरीके से वातावरण सहयोग कर रहा है और उस रचना में किस तरीके से वो भाग ले रहा है। स्वभाव में किस तरीके से अपने स्वभाव में परिवर्तन, वातावरण के अकॉर्डिंग वो किस तरीके से अपने स्वभाव में परिवर्तन कर रहे हैं। आकृति, उनकी आकृति कैसी हो, जो वातावरण चेंज हो रहा है तो उनकी आकृति कैसी हो जा रही है। इन सारी चीजों के ऊपर क्या होता है? वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर वातावरण में कोई परिवर्तन होता है तो ये परिवर्तन किसके ऊपर दिखता है? जीवों के, उनकी रचना के ऊपर दिखता है, स्वभाव के ऊपर और आकृति के ऊपर देखा जा सकता है। ठीक है, अब दूसरा इसमें हेडिंग उन्होंने बताया कि बढ़ने की प्रवृत्ति, या कह सकते हैं जीवों में बढ़ने की प्रवृत्ति। ठीक है, तो आप जानते हैं कि प्रत्येक जो जीव होता है, ठीक है, जब वह जन्म लेता है तो क्या होता है? उसकी लंबाई क्या होती है? शुरू में छोटी होती है और दिन प्रतिदिन धीरे धीरे उसकी लंबाई क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो प्रत्येक जीव के अंदर एक टेंडेंसी या प्रवृत्ति पाई जाती है कि वो क्या है? अपनी लंबाई में वृद्धि करे, या उसकी लंबाई दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। ठीक है, या उसके अंगों के बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो जैसे अब हम लोगों को ही देख लीजिए कि हम लोग क्या थे, जब हम लोगों का जन्म हुआ तो उस समय क्या थे? छोटे थे, और धीरे धीरे समय बीतता गया और हम लोगों की लंबाई क्या होती गई? बढ़ती गई। तीसरा नंबर है उनकी हेडिंग अंगों के उपयोग या अनुपयोग। ठीक है, अब देखिए वातावरण के प्रभाव के कारण, ठीक है, जीवों में शरीर के सभी अंग एक साथ उपयोग में नहीं लाए जा सकते। उनका कहने का मतलब ये था, अभी इसको उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया जाएगा कि जीवों में वातावरण के प्रभाव के कारण जीवों के सभी अंग एक साथ वातावरण में प्रयोग में नहीं लाए जा सकते। ठीक है, क्योंकि किसी विशेष वातावरण में कोई विशेष अंग ही क्या होता है? जो है उपयुक्त होता है उस वातावरण के लिए, उस वातावरण में कार्य करने के लिए उपयोगी होता है। तो अतः जिस वातावरण में जिस अंग का अधिक उपयोग किया जाता है उसका विकास अधिक होता है, और जिसका उपयोग कम किया जाता है वो क्या होते हैं? उनका हरासमेंट होने लगता है, उनका ह्रास होने लगता है, और धीरे धीरे वो क्या होते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, और बाद में अवशेषी अंगों के रूप में रह जाते हैं। मतलब कि कहने का मतलब कि जिन अंगों का उपयोग अधिक होगा उनका विकास अधिक होगा, जिनका उपयोग कम किया जाएगा जिन अंगों का, उनका विकास कम होगा। अब अगली हेडिंग थी इनकी उपार्जित लक्षणों की वंशागति। कह रहा है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, वातावरण में के प्रभाव से अंगों में हुए परिवर्तनों, ठीक है, उपयोग से जो परिवर्तन हुए वो क्या हुए? पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते गए, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो परिवर्तन पहुंचते गए, और उनकी संतानों में भी क्या हुआ? ये परिवर्तन आगे की तरफ बढ़ते गए और बाद में क्या हो गए? अत्यधिक प्रभावशाली बन गए। ठीक है, और इतने ये परिवर्तनों के कारण उन जीवों के अंदर भिन्नता आती चली गई, और वे जीव क्या हो गए? अपने पूर्वजों से काफी भिन्न हो गए। ठीक है, अब आगे और इन लक्षणों से जब ये भिन्न हो गए पूर्वजों से, तो इन लक्षणों से कह सकते हैं कि नई जातियों का विकास हुआ। मतलब कि अंगों के उपयोग और अनुपयोग से जिनका विकास अधिक हुआ उनका वो जो क्या है वो परिवर्तन होकर के हुआ। ठीक है, और वही परिवर्तन वाले जो अंग थे वो क्या हो गए? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते गए, और स्थानांतरित होने के बाद वो फिर वो जो अलग जीवों में जब गए तो वो जीव भी क्या हो गए? उनके अंदर भी कुछ परिवर्तन हुआ, और धीरे धीरे ये परिवर्तन अत्यधिक प्रभावशाली हो गए, और इन परिवर्तनों के कारण जो जीव थे
वो क्या थे, अपने पूर्वजों से क्या हो गए, काफी अलग दिखाई देने लगे, क्योंकि परिवर्तन होते होते उनके अंदर क्या हो गई, भिन्नता आ गई। और परिवर्तन, और उस तरीके से जब भिन्नता आ गई तो जब दोनों जीवों को देखा गया, यानी उनके पहले के जीवों को और बाद के जीवों को, तो देखा गया कि अरे ये तो नई जाति का विकास हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने जैव विकास के सिद्धांत में अपना योगदान दिया। ठीक है, और अपनी बातों को या जैव विकास के सिद्धांतों को, अपने बातों को इन हेडिंग्स के अंतर्गत जो आपको यहाँ पे बताए गए हैं, वातावरण का सीधा प्रभाव, बढ़ने की प्रवृत्ति, अंगों के उपयोग अनुपयोग का प्रभाव, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इस हेडिंग्स के अंतर्गत जैव विकास के सिद्धांतों को प्रस्तुत करने का या वर्णित करने का कार्य किया। अब देखेंगे यहाँ पर कि अंगों के उपयोग या अनुपयोग का प्रभाव। ठीक है, तो उपयोग के इन्होंने दो एग्जाम्पल लिए। पहला लिया एग्जाम्पल इन्होंने सर्प का, ठीक है, जिराफ का। जिराफ में देखेंगे कि जिराफ की जो गर्दन होती थी, जिराफ और सर्प का एग्जाम्पल लिया, तो पहले जिराफ के उपयोग को देखेंगे कि जिराफ क्या करते थे। तो बताया जाता है कि जिराफ क्या थे, जिराफ घने जंगलों में क्या करते थे, विचरण करते थे, और जो पास्चर लैंड थे, जो चरागाह थे, उसमें जो है उगी हुई घास की पत्तियां थी, ठीक है, उनको खाते थे आराम से। बाद में जो है कि ये धीरे धीरे घास के मैदान लुप्त होते चले गए या प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो गए। जो वृक्ष इत्यादि थे या झाड़ियां थी, उनसे वो भोजन प्राप्त करने लगे, इससे उनको कठिनाई होने लगी। ठीक है, और धीरे धीरे जब ये चूंकि विकास करने के लिए, अनुकूलित रहने के लिए, अपने आप को जीने के लिए अनुकूलित करना पड़ेगा आपको, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने जीवन को बचाने के लिए जो है क्या है, वृक्षों की पत्तियों को जो है गर्दन उचका उचका कर खाने लगे, जिससे उनका क्या हुआ, अगली टांगे और गर्दन का विकास अधिक होता गया, और वो क्या हो गए, बाद में चल करके वो प्रभावी अंग बन गए। इसलिए आज के भी डेट में जो देखा जाता है कि जिराफ के जो अगली टांग और गर्दन होती है वो क्या काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि उसका उपयोग उन लोगों ने बहुत अधिक किया। अब विलुप्ति का उदाहरण उन्होंने सर्पों से दिया। उन्होंने बताया कि जो सांप थे उनके पूर्वजों में पहले पैर पाए जाते थे। ठीक है, बाद में बताया उन्होंने कि क्योंकि वो स्पॉट आज भी देखे जा सकते हैं उनके पैरों के, तो क्या होता था कि जब शत्रुओं से बचने और झाड़ियों से गुजरने में इन सर्पों को क्या होती थी, परेशानी होती थी, ये पैर जो है दिक्कत करते थे। अतः उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, उन पैरों का उपयोग करना छोड़ दिया, और बाद में क्या हो गए, धीरे धीरे डिजनरेट होकर के वो क्या हो गए, अवशेषी अंग बन गए। मतलब कि उन्होंने पैरों का उपयोग करना छोड़ दिया, यानी कि उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया और वो खत्म हो गए। इस तरीके से उन्होंने दो एग्जाम्पल की सहायता से अपनी हेडिंग्स को जो है, अपने सिद्धांतों को विस्तार से बताने का प्रयास किया, उसको समझाने का प्रयास किया। ये आपको लैमार्क के सिद्धांत में ये सारी चीज़ें बताई गई। ठीक है, अगली वीडियो में फिर हम जैव विकास के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।